नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे तो डीजल की कीमत में 29 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 95 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं और डीजल की कीमत भी 86 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये हो चुकी है और डीजल के दाम भी 94 रुपये प्रति लीटर हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस के नेताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल, महासचिव हरीश रावत, प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत कई नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंपों के निकट सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके अलावा राजस्थान में सचिन पायलट ने भी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस की युवा इकाई ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के आधिकारिक पते पर साइकिल कुरियर से भिजवाई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात करें तो मोदी सरकार के सत्ता में आते वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ज्यादा थीं, लेकिन उस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 से 72 रुपए के बीच में थी। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $70 प्रति बैरल है, तो पेट्रोल की कीमत 100 के पार निकल चुकी है। बता दें, इसके पीछे मोदी सरकार द्वारा लगाई जाने वाली एक्साइज ड्यूटी है। मालूम हो कि मई 2014 में मोदी पहली बार जब सत्ता में आए थे तब 1 लीटर पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 3.5 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी लगती थी। लेकिन आज 1 लीटर पेट्रोल पर 32.9 रुपए और डीजल पर 31.8 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। इसके दम पर सरकार लोगों की खुलेआम जेब काट रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में चल रही तमाम सियासी हलचलों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी और योगी के बीच 70 मिनट तक मुलाकात हुई। इसके बाद सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। इसके बाद सीएम योगी राष्ट्रपति से मिलने भी जाएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल के बीच योगी गुरुवार को अचानक दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। यूपी में सियासत तेज हो गई है। इस बीच सुहेलदेव समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी पर जमकर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया। राजभर ने कहा कि बीजेपी डूबती हुई नाव है, जिसको भी इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हमने जिन मुद्दों को लेकर समझौता किया था, 4.5 साल बीत गए, एक भी काम पूरा नहीं हुआ है। सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कहा है कि हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। जो भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम उनसे गठबंधन करने को तैयार हैं। राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक लुटा, पिछड़ों को हिस्सेदारी न देने वाली भाजपा किस मुंह से पिछड़ों के बीच में वोट मांगने आएगी। इनको सिर्फ वोट के लिए पिछड़ा याद आते हैं। उन्होंने कहा कि हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जो भी बीजेपी को हराना चाहता है हम उसके साथ जाएंगे। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी में जारी आंतरिक कलह को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि इधर बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, उधर महंगाई कमर तोड़ रही है, न मनरेगा में काम है, न स्किल मैपिंग का कहीं अता पता है और न ही इन्वेस्टमेंट मीट के निवेश का। व्यापार, कारोबार, दुकानदारी, कारीगरी सब ठप है। अखिलेश ने कहा कि बंदरबांट में उलझी बीजेपी सरकार से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। इसी क्रम में आज मुकुल रॉय शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पार्टी मुख्यालय में मिल सकते हैं। बता दें, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हार के बाद से ही बड़ी संख्या में टीएमसी से बीजेपी में गए नेता वापस टीएमसी में आना चाहते हैं। कई नेताओं ने तो सार्वजनिक तौर पर ममता बनर्जी से माफी मांगी है और वापस से पार्टी में लेने का आग्रह भी किया है। कांग्रेस से बीजेपी में गए जितिन प्रसाद ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के बयान पर पलटवार किया, जिसमें सिब्बल ने कहा था कि लोग प्रसाद पॉलिटिक्स के कारण विचारधारा को ना देखते हुए अपने स्वार्थ के लिए विरोधी विचारधारा के दलों में शामिल हो जाते हैं, और वही जितिन प्रसाद ने किया है। इसके जवाब में जितिन प्रसाद ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि कोई विचारधारा नहीं है, एकमात्र विचारधारा राष्ट्रीय हित के बारे में है।
जब कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया तो विचारधारा क्या थी, जब कांग्रेस ने बंगाल में वामपंथियों के साथ गठबंधन किया तो क्या विचारधारा थी, और उसी वक्त वो केरल में वामपंथियों के खिलाफ लड़ रहे थे। पंजाब कांग्रेस में जारी भीतरी कलह को लेकर कांग्रेस कमेटी ने रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को ही पंजाब में कप्तान रहना चाहिए, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी नवजोत सिंह सिद्धू को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पंजाब समाज के सभी वर्गों को नेतृत्व और पार्टी के पदों पर उचित प्रतिनिधित्व भी दिया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री अपने विरोधियों को मंत्रिमंडल या डिप्टी के रूप में या पार्टी संगठन में किसी भी बड़ी भूमिका को देने के विरोध में रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में कोई गुप्त एजेंडा पूरा किया जा रहा है। विज ने आशंका जताई कि किसानों का मुख्य एजेंडा अब कृषि कानून न रहकर कुछ और ही है। बता दें, इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कह चुके हैं कि कानून रद्द करने के अलावा बाकी मुद्दों पर किसान बात करें। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए हरियाणा अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि तोमर का बयान निंदनीय था और किसानों के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने की इच्छा के विरुद्ध था। और वहीं राज्य के गृह मंत्री अनिल विज की टिप्पणी तो और भी अपमानजनक है। इंद्रजीत ने कहा, यह बहुत भड़काने वाला बयान है। उन्होंने एक बार फिर से किसान आंदोलन के उद्देश्यों पर सवाल उठाए हैं। एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस कहने वाले डॉक्टरों की मौत पर असंवेदनशील बयान दे चुके बाबा रामदेव ने अब डॉक्टरों को ईश्वर का दूत कहा है। साथ ही कहा है कि वो जल्द ही कोरोना वैक्सीन भी लगवाएंगे। इससे पहले रामदेव ने कहा था कि वो योग और आयुर्वेद के कारण सुरक्षित हैं और उनको कोरोना के टीकों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रामदेव ने अब कहा है कि वे किसी इलाज पद्धति का विरोध नहीं करते हैं, बस गरीबों के शोषण के खिलाफ हैं। रामदेव ने अब डॉक्टरों की प्रशंसा में कहा कि मैं किसी संस्था के खिलाफ नहीं, अच्छे डॉक्टर देवदूत के समान हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम समुदाय से आबादी नियंत्रित करने को कहा। शर्मा ने कहा कि राज्य में भूमि अतिक्रमण जैसे सामाजिक संकट को हल किया जा सकता है अगर अप्रवासी मुसलमान परिवार नियोजन मानदंडों का पालन करें और अपने आबादी को नियंत्रित करें। नए नवेले मुख्यमंत्री बने शर्मा ने राज्य के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का जिक्र करते हुए कहा कि अगर जनसंख्या विस्फोट जारी रहा तो एक दिन कामाख्या मंदिर की जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा, यहाँ तक कि मेरे घर की भी जमीन पर अतिक्रमण हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, जिन अभियानों के तहत विस्थापित लोग अप्रवासी मुस्लिम समुदाय के हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।